नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि 2025 में हम सब लोग अपनी पेंशन जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं उस पे कुछ ना कुछ पालेंगे और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। दोस्तों चलिए, आज का जो वीडियो है मैं इसमें जो ये स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यूटी चंडीगढ़ का जो केस है ये काफी सर्कुलेट हो चुका है और ये अभी 16/12/2024 को ही डिसीजन आया था। ये एक मेरी नजर में बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है कंज्यूमर कोर्ट का, और कंज्यूमर कोर्ट ने इसमें उन सभी इश्यूज को एड्रेस किया है जिन इश्यूज को हर पेंशनर चाहता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वन बाय वन इनने कौन कौन से इशू एड्रेस किए हैं। हम केवल एड्रेस पढ़ लेते हैं, मेरे दोस्तों ने भी शायद पूरा डिसीजन पढ़ा ना हो, इसलिए मैं इसको सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूं जल्दी से जल्दी, ताकि ये हमें समझ में आ सके और हम इसका बेनिफिट उठा सकें। देखिए, डिसीजंस जो होते हैं हमें उसका बेनिफिट उठाना चाहिए और अपने अपने लेवल में, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। तो चलिए, ये स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यूटी चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का डिसीजन है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2086 में 1986 में आया था और अभी 2019 में उसका पूरा का पूरा अमेंडमेंट आया था। अमेंडमेंट के बाद में 2021 में अगेन इसकी जो पिक्यूनरी लिमिट है, यानी कितने लिमिट तक, कितने पैसे तक आप कहां कौन से कोर्ट में जा सकते हैं, उसको रिवाइज किया गया है। यानी 50 लाख तक का यदि केस है आपका, देखिए उसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। यानी आपका फंड प्लस, हम पेंशन के केस में बात करें तो आप जो ईपीएफओ में जमा करोगे प्लस जितनी पेंशन मिलेगी उसका एरियर वगैरह, कुल मिला के यदि 50 लाख से कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं। ये पहले इसको कोर्ट बोलते थे, फॉरम बोलते थे, अब इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन नाम दिया, चेंज कर दिया है 2019 में। 50 लाख से 2 करोड़ तक का जो है वो स्टेट कमीशन में, और 2 करोड़ से ज्यादा का जो है उसके लिए नेशनल कमीशन बना हुआ है। अप टू कितने भी करोड़ तक का केस वहां हो सकता है। टोटल अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए, जहां पे कंज्यूमर के साथ, सीधे शब्दों में कहूं, जहां पे कंज्यूमर के साथ में ठगी होती है, उनको रोकने के लिए ये कंज्यूमर एक्ट बनाया गया था। एंड ये आज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो अपने केसेस को पहले यहां ले जाते हैं। इसके बारे में मैं और बताना चाहूंगा कि इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके जो जज होते हैं, वो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज ही होते हैं। इसलिए यहां जो डिसीजन दिए जाते हैं वो बहुत मतलब पूरा एनालिसिस करके और पूरी रिसर्च करके दिए जाते हैं, इसलिए हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब हम केस की तरफ चलते हैं। इसमें 3 हमारे जैसे लोग हैं, हमारे ईपीएस पेंशनर साथी हैं। मिस्टर कृष्ण मुरारी, ये पटियाला के रहने वाले हैं। मिस्टर हरदीप सिंह सारंगल, ये मोहाली के रहने वाले हैं। और मिस्टर दीपक, ये भी पटियाला के रहने वाले हैं। और इन्होंने, देखिए डेट देखिए, 21/8/2024 को ये डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है। यानी जब इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है, इसको बोलते हैं कंप्लेंट दर्ज की है आपने, उसकी डेट 21/8 को है। यानी मात्र 3 महीने के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने के अंदर भी कह सकते हैं आप, मात्र 4 महीने के अंदर, 4 महीने से कम समय के अंदर इसमें डिसीजन आ गया। तो इसलिए हम ये जो कंप्लेनेंट्स हैं, इन्होंने पार्टी किनको बनाया था, इन्होंने नेचुरल ईपीएफओ को बनाया था, लेकिन ईपीएफओ के पूरे इन्होंने ऑफिस के चंडीगढ़ में एम्प्लॉयज ऑफिस लिख दिया है पहले, फिर रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर लिख दिया है, फिर असिस्टेंट कमिश्नर लिख दिया है, और फिर पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, यानी इनकी जो कंपनी है उनका हेड ऑफिस भी चंडीगढ़ में है, इसलिए ये स्टेट कमीशन में गए हैं। दूसरा, पिक्यूनरी लिमिट तीनों की मिलकर ज्यादा हो रही थी, इसलिए स्टेट कमीशन में गए थे, नहीं तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी जा सकते थे। और यहां पे मेरी एक सलाह और रहेगी कि हमें ज्यादा पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब हम कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर दोनों को पार्टी बनाते हैं तो दोनों का एक जैसा ही जवाब आएगा, लेकिन हमें खर्चे ज्यादा करने पड़ते हैं। हमें
ज्यादा लोगों को अपनी जो रिट है वो भेजनी पड़ती है, अपनी जो कंप्लेंट है वो भेजनी पड़ती है। इसलिए जैसे आगे यदि कोई भी केस करता है तो मेरी सलाह यह रहेगी कि आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर पेंशंस केवल एक व्यक्ति को पार्टी बनाइए, जिससे आपके खर्चे कम हो जाएंगे थोड़े से, और अनावश्यक हमें इतने पार्टी नहीं बनानी पड़ेंगी। तो इसमें मेरे हिसाब से केवल 2 पार्टी होनी चाहिए थी। स्टेट जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो सर्टिफाई करेगा कि हमारे केस में क्या है, और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और यदि आप नेशनल में जा रहे हैं तो हेड ऑफिस को बना सकते हैं, ईपीएफओ हेड ऑफिस। जस्टिस राजशेखर अत्री इनके प्रेसिडेंट हैं, जो कि मेरे ख्याल से रिटायर्ड जस्टिस होंगे, और इसमें 2 मेंबर होते हैं, मिस्टर राजेश कुमार आर्या, एंड एक मेंबर और कोई होते हैं, वो मेंबर शायद प्रेजेंट नहीं रहे हों या उनके डिसीजन पे सिग्नेचर नहीं है। तो 2 मेंबर है। इनके जो हमारे कंप्लेनेंट है, इनके एडवोकेट है मिस्टर संदीप भारद्वाज, जो चंडीगढ़ में ही होंगे, और इनमें जो डिसीजन दिया गया है, अब हम इसके थोड़ा सा फैक्ट की बात करेंगे। बहुत ब्रीफ में मैं आपको पूरा का पूरा केस समझाऊंगा कि और इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। बहुत बड़ा बेनिफिट इससे हमें मिल रहा है। हम चाहें तो सब लोग, हर व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। ये तीनों का कंपैरिजन के रूप में एक टेबल बना दी गई है कि इन्होंने कब ज्वाइन किया। इन्होंने 1986 में ज्वाइन किया, मिस्टर कृष्ण मुरारी ने, मिस्टर हरदीप ने 85 में ज्वाइन किया, दीपक ने 88 में ज्वाइन किया, और ये रिटायर हुए हैं 2015 में, 2016 में, 2015 में। तीनों केस इस तरह इन्होंने डिटेल में बना दिए हैं। तीनों की जो एप्लीकेशन है, डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी ज्वाइंट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये हायर पेंशन जब इन्होंने अप्लाई की है वो 2023 में अप्लाई की है, 21/4/2023, 14/4/2023, यानी तीनों ने लगभग एक ही महीने में एक जैसी अप्लाई की है। इन्होंने जो आधार बनाया है, यानी अपनी कंप्लेंट में जो आधार बनाया है, वो आरसी गुप्ता केस को आधार बनाया कि आरसी गुप्ता केस का डिसीजन आ गया है, और ये 2015 में रिटायर हो गए थे, और इन्होंने इनको पेंशन मिलने लगी थी, लेकिन इन्होंने रिवाइज पेंशन लगाने की बात की थी 2016 से पहले ही। बाद में क्या हुआ कि बाद में आरसी गुप्ता का डिसीजन आ गया 2016 में, और उसके बाद इन्होंने फिर अप्लाई किया, लेकिन इनका केस रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है जी। फिर इन्होंने दूसरे केस में क्या डिमांड की है, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह केस कितना महत्वपूर्ण है। फिर इन्होंने इंदौर हाई कोर्ट का, जिसपे हम वीडियो भी बना चुके हैं, इंदौर हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन का हवाला दिया है, जिसमें मिस्टर कुशलेश कुमार और रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के खिलाफ अगेंस्ट में केस था, और हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि इंटरेस्ट लेने का कोई अधिकार नहीं है ईपीएफओ को। ईपीएफओ ऐसा कर सकता है कि अपनी पेंशन पे भी इंटरेस्ट ना दे और फंड पे भी इंटरेस्ट ना ले, यानी अमाउंट को एडजस्ट कर दे। यह डिसीजन इंदौर हाई कोर्ट ने दिया था, इसको इन्होंने आधार बनाया है अपनी कंप्लेन में। दूसरा आधार इन्होंने यह बनाया है कि इन्होंने जो 2017-18 से रिवाइज पेंशन मांगी गई थी, उसको रिवाइज अमेंडमेंट जो आया था, अमेंडमेंट ऑर्डर जारी किया था ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, उसको आधार बनाया है। और तीसरा मैं सिर्फ वो पॉइंट बात करूंगा कि उसके बाद में क्या हुआ कि 2021 में इनकी पेंशन रिवाइज नहीं की गई, इनका केस रिजेक्ट कर दिया गया, और 2021 में सुनील कुमार का केस का डिसीजन आ गया। 2022 में 4/11/2022 को यह डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जो डायरेक्शन थी कि 31/12/2022 विद इन 8 वीक्स, 31/12/2022 तक, क्योंकि डिसीजन 4/11/2022 को आया था, यानी 31/12/2022 तक आप जो है ये 8 वीक के अंदर लोगों के जो केस हैं इनकी एप्लीकेशन स्वीकार करें और इसको पेंशन जारी करें। तो इन्होंने, और इंटरेस्ट का हवाला जो दिया गया है, हमारा जो ईपीएस स्कीम है उसमें सेक्शन 17A है, उसमें एम्प्लॉय, इसमें 17A में क्या है, हालांकि इसमें नीचे दिया हुआ है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता देता हूं आपको कि इसमें यह है कि यदि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 30 दिन से ज्यादा पेंशन को डिले करता है तो उसको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहां तक है इसमें सेक्शन 17A में कि उसको ये जो पेनल्टी लगेगी उसके ऊपर वो अपनी जेब से देनी पड़ेगी। यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ऐसा नहीं है, हमारी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है और हम उसी को डिमांड कर रहे हैं कि भाई उसको लागू किया जाए, लेकिन ये ईपीएफओ के लोग, हम इनको जो भी बुरा भला कह सके वो कह सकते हैं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। और इन्होंने क्या आधार बनाया है कि इन्होंने ईपीएफओ ने नेग्लिजेंस किया है, डेफिशिएंट किया है सर्विस रेंडर करने में, और अनफेयर प्रैक्टिसेस की हैं
पार्टी नंबर 1 2 3, यानी पूरा ये रीजनल ऑफिस, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ही है इन्होंने अपने कंप्लेंट में 18% इंटरेस्ट की डिमांड की है जब तक ये लागू नहीं हो जाता, और 5 लाख मेंटल एगोनी, फिजिकल हरेसमेंट और फाइनेंशियल लॉस के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने कंपनसेशन मांगा है, और 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी मांगी है इन्होंने। अब हम आते हैं पार्टियों ने क्या क्या जवाब दिए हैं। इसमें हम नहीं जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं, सिर्फ घुमाने का प्रयास किया गया होगा। इन्होंने जो भी पार्टी ने जवाब दिए हैं, यानी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने क्या जवाब दिए हैं। अब हम जाते हैं ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग नॉन मेंटेनेबिलिटी और नॉन मेंटेनेबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट। यानी ईपीएफओ ने यह ऑब्जेक्शन किया था कि प्रोविडेंट यानी स्टेट कमीशन को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस केस को सुने। तो उन्होंने केस का भी हवाला दिया है। इन व्यू ऑफ द law laid down by the Honorable Supreme Court of India in case of the Regional Provident Fund Commissioner versus Shiv Kumar Joshi, the complaint is very well maintainable before this commission. ये ईपीएफओ ने ये डिसीजन दिया है। इससे ये पता लगता है कि हम और आप भी उसमें तुरंत जा सकते हैं हाई कोर्ट जाने की बजाय। पहले हम यहां जा सकते हैं, फिर भी ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन इससे क्या होगा, 3 महीने 4 महीने में जो डिसीजन आ जाएगा वो वहां पे एक बहुत बड़ा आधार बनेगा, क्योंकि इस कोर्ट ने, कंज्यूमर कोर्ट ने पहले ही उन इश्यूज को एड्रेस कर दिया है। ठीक है जी। तो इसलिए इन्होंने ये हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आपका ऑब्जेक्शन जो है वो रिजेक्ट किया जाता है, और ये ऑब्जेक्शन स्टैंड्स रिजेक्टेड। और ये जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं उसको कि भाई ये समझ से परे है। दूसरा ऑब्जेक्शन इन्होंने क्या किया था, पिक्यूनरी लिमिट का। जैसे मैंने अभी बताया, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, इनने ईपीएफओ को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि रिवाइज हो गई है लिमिट सारी। तो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने या जज साहब ने ये डिसीजन दिया है कि नहीं, आपको जानकारी नहीं है, हम ये विद इन आवर पिक्यूनरी लिमिट है, 50 लाख से ऊपर का केस है, और 50 लाख से ऊपर के केस में होने की वजह से ये हमारी 10 करोड़ की लिमिट से 2 करोड़ तक की लिमिट से, 50 लाख से 2 करोड़ तक की लिमिट के लिए ये इसमें है, हमारी लिमिट में है। दूसरा, इसमें एक बात और भी उन्होंने की है कि इसी सेक्शन में, कंज्यूमर एक्ट में ही, 2019 कंज्यूमर एक्ट में ही एक सेक्शन 47(1)(a) सेकंड है। इसमें यह कहा गया है कि यदि अनफेयर प्रैक्टिस है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, नाउ रिड्यूस टू 2 करोड़ रुपीज। ये भी जो 2 करोड़ रुपीज अभी किया गया है, तो इसलिए इन्होंने द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 1 2 3 कमीशन लैक्स द पिक्यूनरी जुरिडिक्शन स्टैंड्स रिजेक्टेड। यानी उन्होंने पिक्यूनरी लिमिट को भी, पिक्यूनरी ऑब्जेक्शन को भी रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने जो जुरिडिक्शन लिमिट थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी। ये कंज्यूमर कोर्ट का फैसला हो गया, 2 फैसले आ गए। अब तीसरे फैसले में मैं बात करूंगा। ये उन्होंने डिसीजंस की बात की है, ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग ऑफ दिस कमीशन ऑन मेरिट ऑफ दिस केस। हम सीधे मेरिट पे आएंगे और इसकी मेरिट की बात करेंगे। इन्होंने थोड़ा सा डिटेल दी है केस के बारे में, और डिटेल में केस में देने के बारे में अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वी देयरफॉर हेल्ड अपोजिट पार्टीज 1 2 3 डेफिशिएंट इन रेंडरिंग प्रॉपर सर्विस टू द कंप्लेनेंट्स। यानी इन्होंने एक ये भी पॉइंट निकाल लिया या कि आपने अपनी जो सर्विसेज देनी थी उसमें आपने डेफिशिएंसी दिखाई है, उसमें लोगों को धोखा दिया है, उसमें आपने अपने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किए हैं, जैसा कि इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है। लेकिन चूंकि हमारे पास कम समय होता है और इतना लंबा वीडियो बनाना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि लोग देखते भी नहीं है सब चीजों को, तो इसलिए इन्होंने ये इस इन्फ्रेंस पे पहुंचे कि आपने अपनी सर्विसेज में डेफिशिएंसी की है, और यही आधार बना इनको फाइनल डिसीजन देने का। अगेन अब आते हैं और सेक्शंस पे। द कंप्लेंट्स हैव रिलाइड अपॉन द सेक्शन 49(2) ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 and section 49(2) of the Consumer Protection Act 1986 read as, without prejudice to the provisions of the subsection 1, the State Commission may also declare any terms of the contract which is unfair to any consumer and to be null and void.
इसका मतलब यह हुआ, मैं आपको बता दूं कि जो ईपीएफओ ने हमसे फॉर्म भरवाए थे, और उसमें आपको याद होगा उसमें एक लिखा था कि गवर्नमेंट को आपको इंटरेस्ट उस डेट तक देना पड़ेगा जिस डेट तक डिमांड लेटर आएगा, उसमें हमने साइन किए हुए हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को, इसको कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन माना गया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को भी कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया है। स्टेट कमीशन ने उसको अनफेयर प्रैक्टिस माना है कि आप किसी व्यक्ति से ऐसे लिखवा के नहीं ले सकते। हम तो चूंकि हमें पेंशन लेनी थी, हम तो लिख के देंगे, हमें देना पड़ेगा, तो इसको भी नल एंड वॉइड कर दिया है इन्होंने। और इन्होंने ये माना है कि आपने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया था, और सर्विस प्रोवाइडर ने और कंज्यूमर है हम, आपने एक तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और हम कंज्यूमर हैं, इस चीज को माना है। तो अब इन्होंने इंपोजिंग एनी, ये देखिए, इंपोजिंग ऑन द कंज्यूमर एनी अनरीजनेबल चार्ज, ऑब्लिगेशन और कंडीशन विच पुट्स सच कंज्यूमर टू डिसएडवांटेज, ऐसी किसी भी कंडीशन को नल एंड वॉइड कंज्यूमर कोर्ट कर सकता है। ये कंज्यूमर कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने पावर दी है। अगेन इन्होंने वही हाई कोर्ट के केस का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया है, और फाइनल डिसीजन जो दिया है उसमें देखिए सारी चीजों को एड्रेस कर दिया है। ये सेक्शन 17A पेमेंट ऑफ पेंशन के बारे में मैं बता रहा था आपको कि इसमें कमिश्नर के ऊपर, यदि कमिश्नर 30 डेज के अंदर पेंशन रिलीज नहीं करता है तो उसको 12% इंटरेस्ट ये देना पड़ेगा पर एनम, एंड टू बी चार्ज ऑन द बेनिफिट अमाउंट, एंड सेम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द कमिश्नर। यही मैंने अभी आपको पहले बताया था आपको। अब हम आते हैं कि इन्होंने जो डिसीजन दिया है, देखिए एक कंप्लेंट जो थी वो हमने पहले ही देख ली कि इन्होंने अप्रैल के महीने में ही जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे थे, और अगस्त 2024 के महीने में ये स्टेट कंज्यूमर कोर्ट गए हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। Therefore, the opposite party number 2 reasonable provident fund commissioner is liable to pay 12% interest beyond the period of 30 days as per section 17A of the employees पेंशन स्कीम 1995। यानी हम ये जानते ही नहीं है कि हम इसका जो ऑलरेडी सेक्शंस में लिखा हुआ है, हम उसको अभी भी हमारे लोग जो पेंशन ले रहे हैं, हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके उस पर डिमांड कर सकते हैं कि ये बैकडेट में भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 3 साल की लिमिट होती है पेंशन रिलीज होने के बाद। वैसे तो सर्विस में डेफिशिएंसी है, इसलिए अभी ये 3 साल आपके काउंट उसमें नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जो बैक डेट वाले लोग हैं, जब तक रिलीज उन्होंने नहीं किया। रिलीज होने के बाद यानी ईपीएफओ एक फाइनल सेटलमेंट करे, उसके बाद 3 साल हमारे शुरू होते हैं कि हम उसमें कोर्ट में जा सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि मेंटल अगोनी के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, इसको सर्विस का एक डेफिशिएंसी माना, और इसको पार्टीज को सुटेबली कंपनसेटेड करने के लिए इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। अब ऑर्डर आएगा। अब इन्होंने 26 नंबर पॉइंट पे जो कोर्ट का ऑर्डर है वो है, यानी इन्होंने पार्टली कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। कॉस्ट अगेंस्ट द पार्टीज नंबर 1 to 3, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट पे क्या कहते हैं? टू रिवाइज एंड रिलीज द अमाउंट ऑफ पेंशन आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी पेड टू द कंप्लेनेंट इन द अमाउंट ऑफ द पेंशन पेएबल टू द कंप्लेनेंट विद इन 45 डेज। पहले मैं इसको ही बता दूं कि हम सब लोग यही बात करते हैं ना, बार बार वीडियो में, हमारे मैसेज पे भी लिखते हैं बार बार कि हम जो अमाउंट हमें दिया गया है वो हमारी पेंशन एरियर से एडजस्ट कर लिया जाए। ये वही चीज है। देखिए, टू रिवाइज एंड रिलीज द अमाउंट ऑफ पेंशन आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑलरेडी पेड टू द कंप्लेनेंट्स इन द अमाउंट ऑफ द पेंशन पेएबल टू द कंप्लेनेंट्स विद इन 45 डेज। यानी हम जिस पॉइंट को बार बार हमारे लोग बार बार डिमांड करते हैं कि ईपीएफओ को ऐसा करना चाहिए, वो इस कोर्ट ने बता दिया। आज तक किसी भी कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, किसी भी हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन नहीं दिया है। जो इस डिसीजन में ये कहा गया है कि 45 दिन के अंदर आप उस अमाउंट को एडजस्ट कीजिए और इन तीनों की पेंशन रिलीज कीजिए। फेलिंग विच आपको 9% इंटरेस्ट देना है इसके ऊपर। फेलिंग विच फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट और सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उस डेट से आपको 9% इंटरेस्ट देना है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो। दूसरा डिसीजन इन्होंने क्या दिया है? नॉट टू डिमांड एनी चार्ज एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट टू बी एडजस्टेड while revising the pension of the complainant as per relief granted
एट सीरियल नंबर 1, यानी नंबर 1 पे जो भी रिलीफ ग्रांट की गई है। आप कोई भी चार्ज डिमांड नहीं कर सकते, कोई भी इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकते। एंड अगला इन्होंने क्या किया है कि यदि आप 30 डेज के अंदर टू पे इंटरेस्ट 12% टू द ईज कंप्लेनेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, यानी जैसा कि सेक्शन 17A में दिया गया है ऑलरेडी एज पर पेंशन स्कीम, आप 12% इंटरेस्ट इनको पे कीजिए 30 डेज के बाद। दूसरा, 50,000 मेंटल लगवाने के लिए इन्होंने मांगे कितने थे? आपने पीछे केस में पढ़ा कि 5 लाख रुपए कंप्लेनेंट ने मांगे थे कि 5 लाख रुपए हमें दिए जाए मेंटल हरासमेंट के लिए, तो कोर्ट ने उसे 50,000 पर व्यक्ति सैंक्शन किया है। एंड टू द ट्यून ऑफ लिटिगेशन की कॉस्ट 35,000, इन्होंने मांगी कितनी थी? 1 लाख। ठीक है जी। और इस केस में भी इन्होंने यही कहा है कि यदि आप 45 दिन के अंदर ये सेटल नहीं करते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कितना अच्छा डिसीजन है। जस्टिस राजशेखर अत्री इन्होंने प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। मैं समझता हूं हर पेंशनर जो डिमांड कर रहा था, बार बार पॉइंट उठा रहा था, जिसकी वजह से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी इतने लंबे डिस्कशंस होते थे उसको कि ईपीएफओ को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लीजिए, एक कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है, इसका बेनिफिट उठाइए। और मैं हर व्यक्ति से, हर पेंशनर से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने केस को लेके तुरंत ऐसी कंप्लेंट बनवाइए। ऐसी कंप्लेंट बना के आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन किसी वकील को कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कंप्लेंट बनाइए और ईपीएफओ से यही चीज डिमांड कीजिए, अपने अपने रीजनल ऑफिस से, और हर हाल में जाइए जितनी जल्दी हो सके। देखिए 4 महीने में डिसीजन आ जाता है, 4 नहीं 6 महीने में डिसीजन आ जाएगा, लेकिन आप जल्दी से जल्दी जाने का प्रयास कीजिए, आपको सारा रिलीफ यहां मिल सकता है। और यदि इसको ईपीएफओ अपील कर सकता है, अभी ईपीएफओ इसको नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है, क्योंकि स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन से अपील जो जाएगी वो नेशनल कमीशन में जाएगी, या उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जाएगी। तो लेकिन फिर डिसीजन जल्दी होंगे जब आप इतने रास्ते से गुजर चुके होंगे। तो इसलिए आज मेरा उद्देश्य यह था कि इसमें ईमानदारी की बात है, जब से ये सर्कुलेट हुआ है मैंने भी डिसीजन को पूरा नहीं पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको बैठ के पूरा पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि इसमें तो सारे ही जितनी भी चीजें हम डिमांड कर रहे थे सभी चीज के आंसर हैं, सभी चीज के रिप्लाई हैं, और सभी चीज का सॉल्यूशन इसी कोर्ट में है, इसी डिसीजन में है। इसलिए हमें इस डिसीजन को आधार बनाकर इसकी कॉपी ले लीजिए, इसकी कॉपी प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको अटैच कीजिए और अपने अपने कंज्यूमर कोर्ट में इसे अप्लाई कीजिए, वो केस दायर कीजिए, कंप्लेंट दायर कीजिए, तो बहुत जल्दी डिसीजन हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पेशेंटली सुनने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलके हम ऐसे इशू उठाते रहेंगे और आपके लिए एक सॉल्यूशन का मार्ग बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।